नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जून महीने का करंट अफेयर भाग 1, जिसमें हम 1 जून से 10 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ? ऑप्शंस हैं लद्दाख, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। दोस्तों, महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में। आइए जान लेते हैं इस ब्रिज के बारे में। तो इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। चेनाब ब्रिज कौरी स्टेशन और बक्कल स्टेशन के बीच का सेक्शन है, वहां पे बनाया गया है। यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1315 मीटर है, जिसमें 530 मीटर का अप्रोच है, और जो मेन आर्क है उसकी जो लंबाई है वो है 785 मीटर। इसमें टोटल 14.86 बिलियन रुपीज लगे हैं, यानी कि 1486 करोड़ रुपए लगे हैं, यानी कि 180 मिलियन डॉलर लगे हैं अगर डॉलर में देखा जाए तो। इसके कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स देख लेते हैं। यह जो है 8.0 तक की तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। 40 टन टीएनटी का ब्लास्ट प्रूफ है, और मौसम सहनशीलता जो है इसकी -20 डिग्री से, और जो हवाओं की गति है 266 किलोमीटर पर आवर तक सहने की क्षमता है इस ब्रिज में। इसको बनाने में जो बिल्डर्स रहे हैं, एफकॉन इंडिया की कंपनी, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन साउथ कोरिया की कंपनी और बीएसएल इंडिया की कंपनी, जो कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा सुपरवाइज किया गया। देखिए दोस्तों, अभी जो कोंकण रेलवे कारपोरेशन है या जो इंडियन रेलवे में मर्ज होने वाला है, महाराष्ट्र ने भी इसकी सहमति दे दी है। अभी हमने पिछले महीने के करंट अफेयर में पढ़ा है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 को किस 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है आपके संबर और नाल सरोवर, किचन और मेनार, भारतपुर और चिल्का, गोकुल और काबिनी। तो दोस्तों, राजस्थान के किचन और मेनार, इन दोनों को रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 91 हो चुकी है। किचन जो है वो डोमेसिल क्रेन्स के लिए प्रसिद्ध है, और जो मीनार है इसको वर्ड विलेज कहा जाता है, पंछियों का गांव कहा जाता है मीनार को। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। सुंदरबन जो है वो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड साइट है। दोस्तों, आप सभी को पता है रामसर साइट्स जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स होती हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नामित किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर में साइंड हुई थी, हस्ताक्षरित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अगली जनगणना किस वर्ष आयोजित होगी और उसमें कौन सी नई बात जोड़ी गई है? तो दोस्तों, भारत की जनगणना को 2027 में 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में जो है 1 अक्टूबर 2026 में ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें लद्दाख और बर्फीले राज्यों में जो जनगणनाएं होनी है वो 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, और 1 मार्च से 2027 से अधिकांश भारत में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें जो है जाति गणना भी की जाएगी, कास्ट इनुमरेशन भी किया जाएगा, जो सामाजिक समानता और योजनाओं के लिए अहम डेटा प्रदान करेगी। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, 2027 में शुरू होगी, जिसमें जाति गणना भी शामिल होगा। अगला है, भारत ने 1 से 3 जून को किस संगठन की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की? ऑप्शन है ICAO, IATA, IMO, UNWTO। तो दोस्तों, भारत ने 42 वर्षों के बाद IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वर्षगांठ की आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट की मेजबानी 1 से 3 जून के बीच नई दिल्ली में की। भारत इसकी मेजबानी जो है पिछली बार 1983 में किया था, और उसके बाद 42 सालों बाद फिर से कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा, IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IEPFA और सेबी द्वारा शुरू किया गया पहला निवेशक शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, पुणे और भोपाल। तो दोस्तों, 1 जून को पुणे में IEPFA और सेबी ने मिलकर पहला निवेशक शिविर आयोजित किया, जिसमें निवेशकों को अनक्लेम्ड डिविडेंड व शेयर KYC अपडेट और IEPF दावे की प्रक्रिया समझाने हेतु सहायता दी गई। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पुणे में। IEPFA का मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, यानी कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, और से भी आप सभी को पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ बहुभाषी आई समाधान के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है इसरो, भाषिनी, नैसकॉम, NIC। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और रेलवे के CRIS विभाग ने रेलवे सेवाओं में बहुभाषी आई समाधान लागू करने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई SPME PCI योजना किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है? ऑप्शन है रक्षा उत्पादन,
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर निर्माण, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। सरकार ने SPMEPCI योजना शुरू की है ताकि भारत में स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके, तो ऑप्शन बी सही होगा। SPMEPCI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान में व्यक्तिगत रूप से कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 5 करोड़, ऑप्शन सी है 10 करोड़, ऑप्शन डी है 15 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू की, जिसमें 30 सितंबर तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर तक, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में आधार प्रमाणीकरणों की संख्या कितनी पार कर गई है? तो दोस्तों UIDAI रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में 211 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण हुए हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय भाषा अनुभाग किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? दोस्तों बीच जो है 6 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रशासन और शासन में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देना है। ऑप्शन सी सही होगा, प्रशासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क किस स्थान पर बनेगा? दोस्तों दिल्ली सरकार ने उत्तर दिल्ली के होलंबी कला में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन बी सही होगा। इससे सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 39वें राज्य दिवस पर किस राज्य को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। जो भी स्टेट 95% से अधिक साक्षर होगा उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है, तो केरल इसको पहले ही पूरा कर चुका है इस क्राइटेरिया को। अभी हाल ही में जो गोवा का 39वां राज्य दिवस मनाया गया 30 मई को, उस दिन उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। गोवा की जो साक्षरता है वो 95% से अधिक हो चुका ही है, और यह जो है उन राज्यों में शामिल हो चुका है जो 100% साक्षर हो चुके हैं। जैसे इस टाइम पे कई राज्य जो हैं क्लेम कर चुके हैं कि वो पूर्ण साक्षर हैं, जैसे केरला तो है ही, गोवा है, आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारे जो हैं पूर्ण साक्षर राज्य हो चुके हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में हाल ही में लागू COTPA संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आय कितनी की गई है? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने COTPA अमेंडमेंट एक्ट 2024 है, इसके तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया, हीली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाई, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का जुर्माना जो है 1,000 रुपये कर दिया गया, और तंबाकू खरीद की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किस स्टेशन से मुंबई रवाना हुई? कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा, जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को ताजी फसलों की सस्ती ढुलाई उपलब्ध कराना है। इससे 75% तक ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित नया बाघ गलियारा कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित बाघ गलियारा है, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने PM डिवाइन योजना के तहत अपना पहला क्षेत्रीय परिसर शिलांग मेघालय में स्थापित करने की घोषणा की है। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्टार्टअप परीक्षण का पूर्वोत्तर का केंद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लेवेंडर महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है असम। तो दोस्तों भद्रवाह जम्मू में आयोजित तीसरा लेवेंडर महोत्सव CSIR एरोमा मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? भद्रवाह में। भद्रवाह में, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया लेवेंडर महोत्सव 2025। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में कितना क्षैतिज आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2026 से पुलिस भर्ती जो होगा उसमें कांस्टेबल और फायरमैन में पूर्व अग्निवीरों को 20% का क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। इसमें सभी श्रेणियों SC ST OBC जनरल के लिए आय में छूट और विशेष लाभ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में खोजा गया 800 साल पुराना शिव मंदिर किस युग का है? ऑप्शन है चोल वंश का, ऑप्शन बी है चालुक्य वंश का, ऑप्शन सी है पांड्य वंश का, ऑप्शन डी है विजयनगर साम्राज्य का। तो दोस्तों अभी तमिलनाडु के उद्दमपट्टी गांव में खोजा गया यह शिव मंदिर पांड्य काल का है। ऑप्शन सी सही होगा आपका, 1217 से 1218 कामन इरा के आसपास का जो है यह मंदिर है। इसे जो है हिन्नवनीश्वरम नाम दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया? तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है, जो पक्षियों के प्रवास मार्ग का हिस्सा है, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसका हिस्सा है, और यह जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी सही है, धनुषकोडी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट मुर्मू ने लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण जो है वह स्थानीय निवासियों के लिए अनुमोदित किया है। साथ ही 33% का आरक्षण वहाँ की महिलाओं के लिए भी अनुमोदित किया। तो ऑप्शन सी सही है, 85%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कारों में गोल्ड अवार्ड किस ग्राम पंचायत को मिला? दोस्तों, धुए जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि एक 100% आदिवासी ग्राम है, इसने डिजिटल सेवा वितरण के लिए ग्रास रूट इनिशिएटिव श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, रोहिणी, जिसे ई गवर्नेंस पुरस्कारों में गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, जो लुइस मोंटेनेग्रो हैं, इनको पुर्तगाल में हुए आम चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 80वीं यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, 2 जून को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री जो एन्नालेना बेरबाक हैं, इन्हें जो है 80वीं यूएनजीए अध्यक्ष चुना गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। यह पद संभालने वाली पश्चिमी यूरोप की पहली महिला है और कुल मिलाकर 5वीं महिला है। अगला क्वेश्चन है, 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों, जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। यह उपलब्धि उसके व्यापार अधिशेष, मजबूत यूरो और विदेशी निवेश के चलते संभव हुई है। ऑप्शन सी सही होगा, जापान को इसने पीछे छोड़ा है। जापान की गिरावट का कारण कमजोर येन, बुजुर्ग जनसंख्या और सावधानीपूर्ण निवेश रणनीति रहा। तो जर्मनी जो है सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, ली जेई मयोंग, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कारोल नवार्की। कारोल नवार्की एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इन्हें जो है पोलैंड का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में आयोजित G7 शिखर समिट में किस देश में भाग लिया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के अनानास किस में हुआ? यह जो है 51वां एडिशन था G7 समिट का। इसकी मेजबानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष आमंत्रित नेता यानी कि गेस्ट लीडर के रूप में बुलाया गया, क्योंकि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। आइए जान लेते हैं दोस्तों G7 और G20 के बारे में। G7 जो है उसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 7 है। ये जो है वैश्विक आर्थिक नीतियों, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। सदस्य देश जो है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, वो जो है इसके सदस्य हैं। भारत सदस्य नहीं है, आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुआ इस बार वाले में। इस बार की जो रिसेंट प्रेसिडेंसी थी 2025 की, उसे कनाडा ने किया। G20 ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों टाइप की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसमें G7 के सारे देश शामिल हैं। उसके साथ साथ भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत इसका पूर्ण सदस्य है। भारत ने इसकी जो अध्यक्षता थी वो 2023 में की थी, अभी हाल ही में। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। G20 समिट 2023 में जिसका आयोजन भारत में किया गया, उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। 2024 में ब्राजील ने किया था, 2025 में भी बाकी है होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने WTO की मत्स्य सब्सिडी संधि को स्वीकार किया और कुल स्वीकृत देशों की संख्या 101 हो गई? तो अभी निकारागुआ ने हाल ही में WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट है उसको स्वीकार करके इसे 101वां समर्थन देश बना दिया निकारागुआ को। यह समझौता जो है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकने और नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने फादर ऑफ द नेशन शीर्षक किसके लिए हटाया? तो दोस्तों, इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस खान की बांग्लादेश में इस टाइम काफ़ी चेंजेस कर रही है वहाँ पे। इसने जो है 3 जून को नई लिबरेशन वार एक्ट में शेख मुजीबुर रहमान का फादर ऑफ नेशन का शीर्षक हटा दिया। साथ ही नोटों से उनका चित्र हटा दिया गया और वहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुजीब बाहिनी, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी की सूची से बाहर कर दिया गया।
तो ऑप्शन बी सही होगा। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था बांग्लादेश का, उनसे ये शीर्षक हटा दिया गया वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा अभी। अगला क्वेश्चन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2026-27 की कार्यकाल हेतु किन देशों को गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इसमें जो है टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें आपके शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 जो हैं आपके परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास जो है वीटो पावर होती है। और जो 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इन्हें जनरल असेंबली द्वारा, यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है विथ 5 मेंबर ईच ईयर। प्रत्येक साल 5-5 मेंबर, 2 सालों में 10 मेंबरों को चुना जाता है। तो इस साल जो चुने गए हैं वो है बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और लाइबेरिया और लातविया। तो ऑप्शन बी सही होगा। इन्हें जो है यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2026-27 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की 55वीं एमपीसी बैठक जो है उसमें रेपो रेट क्या तय किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई की जो है जनरल काउंसिल ने रेपो रेट को 5.50 तय किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो जो बैंक रेट है इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो बैंक रेट इस बार है 5.75। अगला क्वेश्चन है, 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू अनुपात कितना तय किया गया है? तो आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नई गाइडलाइन के अनुसार 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर अधिकतम 85% तक के मूल्य का ऋण देने के लिए अनुमति दी है। इससे छोटे उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी और एनपीए की समस्या पर अंकुश लगेगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए स्टारलिंक को कौन सा लाइसेंस मिला है? तो दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इसको भारत सरकार द्वारा जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे आप भारत में सैटेलाइट सेवा शुरू कर सकेगी। जीएमपीसीएस का मतलब होता है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई सैटेलाइट, जीएमपीसीएस। वन वेब और जियो जो है वो पहले से ये लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हैं, जीएमपीसीएस वाली। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये तीसरी कंपनी बनी है स्टारलिंक जो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई सैटेलाइट का लाइसेंस भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारत ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जीडीपी का 4.8% राजकोषीय घाटा लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस नए मॉडल को अपनाने की घोषणा की है जिससे मौद्रिक नीति को जोखिम से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए है इन्फ्लेशन एट रिस्क, ऑप्शन बी है वैल्यू एट रिस्क, ऑप्शन सी है ग्रोथ एट रिस्क, ऑप्शन डी है स्टेबिलिटी एट रिस्क। तो दोस्तों आरबीआई ने ग्रोथ एट रिस्क यानी कि GAR मॉडल लागू करने की घोषणा की है, जो यह विश्लेषण करता है कि मौद्रिक नीति में बदलाव और व्यवस्था के विकास पर कैसे असर डाल सकते हैं। यह मॉडल मौद्रिक नीति तरलता और वित्तीय स्थिरता के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। ऑप्शन सी सही होगा, ग्रोथ एट रिस्क। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को किस ऑटो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों आरडी इंडिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आईएम बैंगलोर के पूर्व छात्र और टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी एस पद्मनाभन, इनको टाटा केमिकल्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो है टीसीएस और टाटा पावर का भी नेतृत्व कर चुके हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 25-26 के लिए CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजीव पुरी, राजीव मेनानी, रविन्द्र नाथ और अशोक जैन। तो राजीव मेनानी जो है, इन्हें जो है CII भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो पूर्व एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी जो है प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी के निदेशक बने हैं 3 साल के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अर्थशास्त्री यस महेंद्र देव, ऑप्शन सी सही होगा। यस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई हैं? एडीसी का मतलब होता है एड डे कैंप। यह भारतीय इतिहास में पहली महिला एडीसी बनी है। तो ऑप्शन ए सही होगा, मिजोरम राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई है कौन? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस निदेशालयों की देखरेख हेतु डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सही होगा आपका राजीव घई, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई।
अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति भवन में उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेविड बेकहम को 2025 में किस उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, नाइटहुड। डेविड बेकहम जो है वो पूर्व फुटबॉलर रहे हैं ब्रिटेन के। इन्हें किंग्स चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के समारोह में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी जाएगी। यह सम्मान उन्हें उनिशेफ और समाज सेवा में योगदान के लिए दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति क्लाउड पर एजियो और एआई सेवाएं प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की किस कंपनी के साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट और योटा डेटा सर्विस ने मिलकर एजियो और एआई भारत में शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पोलर रिसर्च वेसल किस देश के सहयोग से बनेगा? तो दोस्तों नॉर्वे की कांग्सबर्ग कंपनी के साथ समझौता हुआ है भारत का, और भारत जो है नॉर्वे के सहयोग से अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, केरल की पब्लिक हेल्थ लैब ने किस घातक अमीबा का पता लगाया है? तो दोस्तों, एकंत अमीबा मस्तिष्क में संक्रमण फैलाने वाला जानलेवा अमीबा है। केरल की स्टेट पब्लिक हेल्थ लैब ने पहली बार इसे अपने यहाँ, तो ऑप्शन बी सही है, उसका पता लगाया। अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि डीजी ऑफ डिफेंस स्टेट्स के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज सेलिंग टीम किस देश से लौटी है? तो दोस्तों, त्रिवेणी नौका पर भारत की महिला नौकायान टीम ने 1800 नॉटिकल मील की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी की और 4 जून को भारत लौटी। कहाँ से? सेशल्स से। तो ऑप्शन सी सही होगा, सेशल्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने 7 जून 2025 को कहाँ रणनीतिक जेट्टी का उद्घाटन किया? तो बिजिंजम हार्बर केरल में। कहाँ पे है? केरल में। यहाँ पर जो है 77 मीटर के आसपास लंबी रणनीतिक जेट्टी का उद्घाटन किया गया, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। तो ऑप्शन डी सही है, बिजिंजम केरल में भारतीय तटरक्षक बलों ने रणनीतिक जेट्टी का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, भारत ने जो है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोटल 24 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 8 गोल्ड शामिल है, 10 रजत शामिल है और 6 कांस्य शामिल है, और टोटल 24 पदक भारत ने जीत लिए हैं और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर रहा चीन, जिसने टोटल 32 पदक जीते हैं, जिसमें 19 स्वर्ण है। तीसरे स्थान पर रहा जापान, इसने 5 स्वर्ण के साथ। कुछ प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं को देख लेते हैं। तो अविनाश शाम्बले जो है 36 वर्षों से यह लक्ष्य हासिल करते हुए विभिन्न दूरी की रेसों में स्वर्ण पदक जीता। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह ने जो है 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीतकर डबल ट्रैक रिकॉर्ड दर्ज किया है। अनिमेश कुजूर जो है 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और कांस्य पदक जीता इन्होंने। पूजा सिंह हाई जंप और ज्योति याराजी ने इंडिया के लिए अन्य स्वर्ण पदक दिलाए। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा जो हैं अपना 300वां छक्का जो है गुजरात टाइटन के खिलाफ जो है एलिमिनेटर मैच में लगाया। आईपीएल 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी? तो जो है पहली बार जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती 18 सालों में। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ऑप्शन सी सही होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम आईपीएल से रिलेटेड। तो इसका आयोजन हुआ था 22 मार्च से 3 जून के बीच 2025 में, और विजेता रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इसकी पहली ट्रॉफी रही आईपीएल की। उप विजेता यानी कि रनर अप रहा है पंजाब किंग्स। ऑरेंज कैप रहा है साई सुदर्शन के पास, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, 25 विकेट लिए टोटल, ये भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से। इमर्जिंग प्लेयर रहे वैभव सूर्यवंशी, जो कि जिन्होंने 35 गेंदों में शतक लगा दिए और क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे तेज शतक लगाने वाले आईपीएल के खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे रोमांचक स्पेल रहा दिव्येश राठी का, जिन्होंने 5 गेंदों पर 5 विकेट ले लिए हैं। लखनऊ सुपर जायंट के खिलाड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो दोस्तों, ऑस्कर पियास्त्री जो हैं स्पेनिश ग्रांड प्री 2025 के विजेता रहे हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज नाउ रीनेम्ड आफ्टर व्हिच लीजेंड? तो दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। यह जो है एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के सम्मान में चेंज किया गया है। एंडरसन और तेंदुलकर का काफ़ी तगड़ा मुकाबला होता था टेस्ट क्रिकेट में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता किसने जीती? देखिए, ये प्रतियोगिता इस बार बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर
जो है एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को क्लासिक शतरंज में हराकर सभी को चौंका दिया। यह जो है गुकेश की क्लासिक फॉर्मेट में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत थी। मैच के बाद कार्लसन की निराशा सार्वजनिक रूप से झलक गई जब उन्होंने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा और उठ खड़े हुए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे कि यह चेस प्रतियोगिता बहुत ही चर्चा में रही। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? वो रहे हैं मैग्नस कार्लसन ही रहे हैं। मैग्नस कार्लसन ने 16 अंकों के साथ इस खिताब को जीता और ये जो है उनका नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का 7वां खिताब है मैग्नस का। अगला क्वेश्चन है, 2025 फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, कार्लोस अल्करेज ने जो है ऐतिहासिक 5 घंटे 29 मिनट लंबे मुकाबले में जैनिक सिनर को हराया और फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता। तो ऑप्शन बी सही होगा, कार्लोस अल्करेज। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी और युवराज सिंह। तो दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और जो है एम एस धोनी यह सम्मान प्राप्त करने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में साइकिल की भूमिका को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था इस बार 2025 का? तो दोस्तों, आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह जो है 1973 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी डे का विषय क्या था? तो 7 जून को फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ऑप्शन बी साइंस इन एक्शन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, TCA श्रीनिवासा राघवन की पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी हुई है। यह इंदिरा गांधी के शासनकाल और भारत के संवैधानिक इतिहास पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो इस तरह की किताबें लॉन्च होती रहती हैं और इसी वर्षगांठ पर जो अमित शाह है, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, उन्होंने लॉन्च की है किताब द इमरजेंसी डायरी। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी के टाइम के संघर्षों को दिखाया गया है द इमरजेंसी डायरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत दाजी परशिंकर किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो मराठी के प्रसिद्ध विद्वान थे दाजी परशिंकर। इसी के साथ जो है 1 से 10 तारीख तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम सबने कवर कर लिया है। आगे हम देखेंगे 11 से 20 तक का करंट अफेयर और फिर 21 से 30 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे।